नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पे। तो सर, आज आप क्या पढ़ाने वाले हो। तो भाई आज के इस चैप्टर की हम बात करें तो आज हम एक नागरिक शास्त्र का बहुत ही प्यारा चैप्टर है, मतलब इतना प्यारा चैप्टर है ना कि हमारा जो पूरा देश है ना वो इस चैप्टर के हिसाब से, इस अध्याय के हिसाब से चल रहा है सर। मतलब सर, मतलब ये कि हमारे देश को चलाने के लिए है ना जो जरूरी चीजें होती हैं वो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मतलब हम इस चैप्टर में भारत के संविधान के बारे में बात करेंगे, और ना सिर्फ भारत के संविधान के बारे में, भारत का संविधान जरूरी क्यों होता है और किस तरीके से हमारे भारत के संविधान का निर्माण किया गया, क्या इतिहास रहा उसके पीछे का, वो सारी जो चीजें हैं वो इस चैप्टर में हम जो है करने वाले हैं। क्लियर हुआ। हाँ, तो भाई नागरिक शास्त्र का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है संविधान निर्माण। इस चैप्टर को हम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, कम से कम वक्त में। मतलब ऐसा चैप्टर होने वाला है कि आप कम से कम वक्त में पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लोगे, ज्यादा मैं आपका समय नहीं लेने वाला। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो आप देखोगे कि इससे पिछले वाले चैप्टर से थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश करो। पिछले चैप्टर में हमने लोकतंत्र के बारे में बात की कि भाई लोकतंत्र क्या होता है, कैसे होता है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था कितनी ज्यादा जरूरी होती है। लेकिन इस चैप्टर की हम बात करें, जैसा आप देखोगे ना पिछले चैप्टर में, तो हमने लोकतंत्र के बारे में बात की और कैसे जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था एक गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था से अलग होती है, भिन्न होती है, उसके बारे में बात किया। अब लेकिन हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से एक लोकतांत्रिक देश में संविधान इतना जरूरी क्यों होता है और उस देश को, एक लोकतांत्रिक देश को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए, है ना, एक अच्छे तरीके से चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संविधान का कितना बड़ा योगदान होता है उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका के संविधान के बारे में। यानी कि आप देखोगे हमारे जो चैप्टर की शुरुआत होने वाली है वो होगी दक्षिण अफ्रीका के संविधान के साथ। यानी कि किस तरीके से दक्षिण अफ्रीका ने संविधान का निर्माण किया और किस तरीके से दक्षिण अफ्रीका ने एक ऐसा संविधान का निर्माण किया जो दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान के रूप में जाना जाता है, जो अपने नागरिकों को सबसे ज्यादा अधिकार देता है। इसके लिए हम सबसे पहले किसका उदाहरण देखेंगे, दक्षिण अफ्रीका का। क्लियर हुआ ना। चलिए, क्योंकि अच्छा, यहां पे एक सवाल और आता है, सर हम दक्षिण अफ्रीका के बारे में ही क्या बात करते हैं, भारत के बारे में बात नहीं करेंगे का। हाँ बिल्कुल करेंगे भाई, भारत के बारे में बाद में बात होगी भाई, भारत के इतिहास के बारे में बात होगी, भारत का जो संविधान का दर्शन है उसके बारे में बात होगी, भारत की जो संविधान सभा है इसके बारे में बात होगी, भारत के संविधान में जो प्रस्तावना पत्र है इसकी बात होगी, हर एक चीज के बारे में बात होगी। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका की। सर क्यों? क्योंकि दक्षिण अफ्रीका बिल्कुल एक नया उदाहरण है जो कि अपने नागरिकों को एक ऐसे, जिन परिस्थितियों में आप देखोगे ना, जिन परिस्थितियों में दक्षिण अफ्रीका का संविधान बनाया गया उसके हिसाब से आप देखोगे जरा, तो दक्षिण अफ्रीका का संविधान ऐसा है जो अपने नागरिकों को सबसे ज्यादा अधिकार प्रदान करता है। इसलिए हम किसके बारे में बात करेंगे, इसलिए हम दक्षिण अफ्रीका के संविधान के बारे में जो है बात करेंगे। तो आई होप आपको चैप्टर का जो सार है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ी सी अफ्रीका की कहानी। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका की, देखो मैं अफ्रीका की बात नहीं कर रहा, अफ्रीका तो एक पूरा क्या है, अफ्रीका तो पूरा एक क्या है सर, महाद्वीप है, एक पूरा एक क्या है, एक तरीके से कॉन्टिनेंट है। लेकिन हम बात कर रहे हैं दक्षिण अफ्रीका के बारे में, हम अफ्रीका के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अफ्रीका में तो बहुत सारे देश आते हैं, तो हम किस देश के बारे में बात कर रहे हैं, तो अफ्रीका जो हमारा कॉन्टिनेंट है, हमारा जो महाद्वीप है, इसके दक्षिण तरफ आप जाते हो तो आपको एक देश मिलता है बिल्कुल नीचे दक्षिण की तरफ। आप देखोगे दक्षिण अफ्रीका कहां पर है सर, तो आप देखोगे कि थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो ये हमारा, देखो ये हमारा ऐसा है दक्षिण अफ्रीका, कुछ ये हमारा कुछ दक्षिण अफ्रीका ऐसा है, सॉरी अफ्रीका ऐसा है। और अफ्रीका की जब आप दक्षिण में जाओगे, अफ्रीका की जब आप दक्षिण में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा सर, तब आपको देखने को मिलता है हमारा दक्षिण अफ्रीका। तो आपको इधर साइड जो है दक्षिण अफ्रीका देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ। ऊपर क्या है सर, ऊपर आपका जो है यूरोप दिखाई देता है आपको, है ना, ऊपर आपका यूरोप दिखाई देता है। इधर आप देखोगे, इधर पूरा आपका जो है क्या है, एशिया है, और इधर हमारा पूरा प्यारा भारत आपको जो है दिखाई देता है। क्लियर हुआ। इधर पूरा प्यारा भारत दिखाई देता है। उधर इधर आप देखोगे हमारा जो है उत्तर अमेरिका है, इधर हमारा आप देखोगे दक्षिण अमेरिका है, और इधर देखोगे आप कनाडा है, इधर कनाडा है। तो ये पूरा हमारा क्या है, जल्दी जल्दी मैंने जो है पूरा जो आपका विश्व का मानचित्र दिखा दिया। तो इधर आप देखोगे ना, तो दक्षिण अफ्रीका कहां पर है, तो अफ्रीका की दक्षिणी तरफ। अफ्रीका तो पूरा एक महाद्वीप है। चलो ठीक है। अच्छा सर, दक्षिण अफ्रीका की हम बात करें तो इसकी कहानी भी बिल्कुल भारत जैसी है। आप जैसे देखोगे कि अंग्रेज हमारे देश में आए थे, हमें गुलाम बनाया था, ठीक उसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका को भी गुलाम बनाया था। खैर आजादी तो बहुत पहले हो चुकी है, लेकिन दिक्कत यह थी कि दक्षिण अफ्रीका में जो प्रभुत्व था, यानी कि जो कंट्रोल था, वो किन लोगों का था सर, तो आप देखोगे दक्षिण अफ्रीका में जो कंट्रोल था वो था गोरों का। यानी कि जो यूरोपियंस थे, जो आए थे बहुत पहले यहां पर, जो यहां पर आके बस गए थे, इनका कंट्रोल था। यही सरकार चलाया करते थे साउथ अफ्रीका में। कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार हमें गुलाम बनाया गया था उस प्रकार दक्षिण अफ्रीका को भी गुलाम बनाया गया था, है ना। धीरे धीरे करके हम भी आजाद हो गए थे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका वाले भी आजाद हो गए थे। लेकिन दिक्कत क्या थी, ये पूरी तरह से आजाद नहीं हुए थे। मतलब सर, मतलब ये कि यहां पर एक तरीके से जो सरकार थी दक्षिण अफ्रीका में, वो रंगभेदी सरकार हुआ करती थी। यानी कि एक ऐसी सरकार थी जो एक तरीके से रंग के आधार पर भेदभाव किया करती थी। तो यह कहानी है साउथ अफ्रीका की, और किस तरीके से साउथ अफ्रीका ने
इस रंगभेदी सरकार के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया, आंदोलन किया। और यहां पर आप देखोगे किस तरीके से 1994 में ये रंगभेदी सरकार से आजाद हो जाते हैं और खुद का एक संविधान बनाते हैं, और किस तरीके से अपने संविधान में ये हर एक नागरिक को, चाहे वो गोरा था चाहे वो काला था, उसको क्या देते हैं सर? अधिकार देते हैं, जो कि दुनिया का कोई भी संविधान इतने अधिकार नहीं देता। इसके बारे में हम जो बात करेंगे, चलिए इसकी जो कहानी शुरू होती है वो शुरू होती है कहां से सर? साउथ अफ्रीका से, अफ्रीका के। क्लियर हुआ? चलिए, अच्छा अब हुआ क्या था? अब जैसे हर देश को आजाद करवाने में कोई ना कोई नेता का बहुत बड़ा योगदान होता है भाई। हमारे देश की हम बात करें तो कई सारे नेता रहे सर, महात्मा गांधी रहे, भगत सिंह की हम बात करें, राजगुरु की हम बात करें, सुखदेव की हम बात करें, हाँ, चंद्रशेखर आजाद की हम बात करें, काफी सारे जो नेता हैं आपने हमारे भारत देश में देखे जिन्होंने भारत देश को आजाद करवाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ठीक उसी प्रकार आप देखोगे कि अफ्रीका में भी एक पार्टी थी, एक दल था। और हाँ, याद रखो थोड़ा सा कि अगर मैं बात करूं साउथ अफ्रीका की, अगर मैं दक्षिण अफ्रीका की बात करूं, तो यहां पर जो बहुमत थी वो किनकी थी? तो यहां पर जो बहुमत थी वो थी कालों की। कालो मतलब जो ब्लैक्स थे, जिनका जो स्किन का कलर, जिनका जो चमड़ी का रंग जो था वो काला था, इनकी बहुमत थी। आप बोल सकते हो कि सबसे ज्यादा जो जनसंख्या थी दक्षिण अफ्रीका में वो किनकी थी? वो काले लोगों की थी, और ये करीबन 3/4 थी, यानी कि सबसे ज्यादा काले लोग हैं। कुछ यहां पर कुछ भारतीय लोग भी थे जिनको हम रंगीन बोलते हैं, कलर्ड लोग बोलते हैं, सांवले जो लोग होते हैं। और आप देखोगे कुछ आबादी जो थी वो गोरों की थी। दिक्कत ये थी कि जो दक्षिण अफ्रीका में प्रभुत्व था, यानी कंट्रोल जो था वो किस पर था? वो किसका कंट्रोल था? तो गोरों का कंट्रोल था। अब यहां पर दिक्कत, समस्या यही थी, यही समस्या थी, क्योंकि जिस प्रकार भारत पर राज किया था गोरों ने, लेकिन गोरे चले गए थे भारत से, लेकिन यहां पर कुछ गोरे रह गए थे और जो पूरे दक्षिण अफ्रीका को कंट्रोल करते थे। अंतर बस यही है, बाकी दोनों सेम चीजें, हम पर भी राज किया, इन पर भी राज किया, ठीक है सर। और ना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका पर, पूरे अफ्रीका को ही अपना गुलाम बनाया था इन्होंने, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अब हुआ क्या कि यहां पर इनके पार्टी क्या, ये जो पार्टी थी अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी, इसके एक बहुत बड़े दिग्गज नेता थे और इनका नाम था भैया नेल्सन मंडेला। अच्छा, इनकी अगर हम बात करें तो इनकी शकल सूरत आपने देखी होगी, शायद थोड़ा सा देखोगे, हाँ ये अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ इनको गए हुए, अभी खत्म हुए हैं, लेकिन इनकी अगर हम बात करें तो ये थे भैया पहले श्वेत राष्ट्रपति। अच्छा, देखो श्वेत अश्वेत होते हैं, अश्वेत का मतलब होता है गोरे लोग, अश्वेत का मतलब होता है काले लोग, श्वेत होते हैं गोरे लोग। तो ये क्या थे सर? ये पहले साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति थे जो अश्वेत अश्वेत राष्ट्रपति थे, याद रखना, है ना? क्लियर हुआ ना? हाँ, तो 1994 में यही राष्ट्रपति बनेंगे, याद रखना। तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अच्छा सर, इनकी कहानी भी बड़ी दुख भरी है सर। इनके साथ क्या हुआ सर? इनके साथ बहुत गलत हुआ। अब जब ये रंगभेदी सरकार, अभी हम बात करेंगे रंगभेदी सरकार के बारे में, मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया है रंगभेदी सरकार होती क्या है, अभी इसके बारे में थोड़ा सा मोटा मोटा हम बात करेंगे। अभी इतना समझो कि भैया इनके जो नेता है कांग्रेस के, जिनका नाम है नेल्सन मंडेला, तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इस रंगभेदी सरकार के खिलाफ एक मोर्चा खोला और इसी के जुल्म में इनको पकड़ लिया जाता है और उन पर देशद्रोह के आरोप लगाए जाते हैं। भैया तुम जो है देशद्रोही हो। असल में देशद्रोही थोड़ा ना थे, तो अपने लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। अभी मैं आपको बताऊंगा रंगभेदी सरकार के बारे में तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैसे हमारे यहां पर जाति के आधार पर एक तरीके से भेदभाव किया जाता था, यहां पर रंग के आधार पर किया जाता था इन काले लोगों के साथ, इन अश्वेत लोगों के साथ। और सोच के देखो, अश्वेत लोगों की यहां पर क्या थी सर? यहां पर इनकी बहुमत थी सर, मेजॉरिटी थी, तब भी इनके साथ गलत होता था। तो इन्होंने बेचारों ने मोर्चा खोल दिया और आप देखोगे इनको सरकार ने पकड़ लेती है और इनके साथ में इनके अन्य जो 7 भाई, जो इनके साथी थे, साथी नेता जो थे, इनको पकड़ के 28 वर्षों के लिए, 1964 में इनको पकड़ा था और 1992 में छोड़ा इनको। 28 वर्षों के लिए जो आप देखोगे ये जेल में रहते हैं। और आप देखोगे उसके बाद जब बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारे लोग उतर आए, फिर आप देखोगे कि ये बाहर आते हैं 28 साल बाद, और आप देखोगे 1992 में ये बाहर निकल के आते हैं और आप देखोगे दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बनते हैं, यानी कि पहले ऐसे राष्ट्रपति बनते हैं जो अश्वेत थे। समझ में आया? चलिए ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, बहुत अच्छी बात है। आगे हम बढ़े, आगे हम बढ़े, चलिए ठीक है, आगे हम बढ़े। अच्छा, अब हुआ क्या कि यहां पर होता क्या है? अब देखो अश्वेतों ने क्या किया, अश्वेतों के साथ में बहुत गलत हुआ है। इनके साथ आप देखोगे बहुत बुरी बुरी चीजें हुआ करती थी, जो मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूं। लेकिन जब इनका संविधान बनाया गया, यानी कि जब संविधान बनाया गया तो सबके अधिकारों के बारे में याद रखा गया। ऐसा नहीं था कि भैया अब जो अश्वेत लोग हैं वो, है ना, श्वेत लोगों से बदला लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब जो संविधान बनाया जाएगा उसमें सभी को बराबर अधिकार दिए जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि भैया जो श्वेत लोग हैं जिन्होंने अश्वेतों के खिलाफ बुरा किया है तो उनके साथ भी बुरा किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल, यही तो बहुत बड़ी चीज है ना। तभी तो हम अफ्रीका के बारे में बात कर रहे हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी इन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया जो काले गोरे रंगीन सबको जो है बराबर अधिकार देगा। समझ में आया नहीं आया? तो यहां पर वही चीजें की जा रही हैं। आप देखोगे कि ये जो लोग थे, लोगों ने अश्वेत, श्वेत का मतलब क्या है सर? श्वेत का मतलब क्या कि ये वही गोरे लोग हैं जिन्होंने क्या किया था सर? जिन्होंने अश्वेतों के साथ बुरा किया था, उनके साथ भेदभाव किया था। तो आप देखोगे कि जो श्वेत अल्पसंख्यक क्यों है सर? क्योंकि इनके नंबर बहुत कम थे, इनकी संख्या बहुत कम थी, इसलिए इनको अल्पसंख्यक बोला जा रहा है। अब सोच के देखो ना, इतनी कम संख्या होने के बाद भी ये सफल रहते हैं अपना अपना एक तरीके से रंगभेदी सरकार चलाने में। अब वो पता नहीं कैसे हो गए, है ना, मुट्ठी भरते भारत को भी गुलाम बनाया और इनको भी गुलाम बना लिया अपना। तो आप देखोगे श्वेत अल्पसंख्यक जो थे, आप देखोगे
शासकों द्वारा जो है उनके साथ किए गए भयानक भेदभाव के खिलाफ जो संघर्ष किया। अब आप देखोगे रंग भेद अंततः आप देखोगे 1994 में पराजित हुआ, यानी कि खत्म हो जाता है। क्लियर हुआ ना? यानी कि आप देखोगे जो श्वेत अल्पसंख्यक जो थे, शासक जो थे, जो कि सरकार में जो थे, आप देखोगे ना उनके साथ किए गए भयानक भेदभाव के खिलाफ जो है आप देखोगे संघर्ष किया। तो देखो यहां पर सुनो यहां पर क्या हो रहा है, प्रॉपर तरीके से पूरी सरकार जो है, पूरी अश्वेत सरकार जो है वो क्या कर रही है, पूरी अश्वेत सरकार जो सॉरी मैं कह रहा हूं अश्वेत, जो पूरी श्वेत सरकार जो है, सरकार किसकी है साउथ अफ्रीका में? साउथ अफ्रीका में सरकार है गोरों की, श्वेतों की सरकार है। अब इनके खिलाफ एक जंग छिड़ गई है, और जंग किसने छेड़ दिया भाई? तो जंग छेड़ दिया अश्वेतों ने। अश्वेतों ने जंग छेड़ दी है कि अब जो है हम रंग भेदी सरकार का अंत करके रहेंगे। और फाइनली आप देखोगे 1994 में आप देखोगे कि यहां पर जो रंग भेदी सरकार जो होती है इसको अंततः झुकना ही पड़ता है। और आप देखोगे 1996 में साउथ अफ्रीका का एक नया संविधान बनके तैयार हो जाता है। 1994 में आप आगे आते आते देखोगे 1994 में यहां पे चुनाव वगैरह करवाए जाते हैं, और यहां पर एक प्रॉपर तरीके से संविधान सभा को भी बिठाया जाता है। और 2 साल में आप देखोगे 1996 में इनका संविधान जो होता है वो बनकर तैयार हो जाता है। इनका संविधान जो था एक ऐसा संविधान था जो अपने नागरिकों को सबसे ज्यादा अधिकार देता था। क्लियर हुआ? चलिए अच्छा, आगे अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक चीज और हुई। यहां पर जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो अश्वेत नेता थे, यानी कि अब जो अश्वेत नेता जो है, और आप देखोगे इन्होंने दरख्वास्त की, क्या की? क्या आप देखोगे अश्वेत नेताओं ने साथ ही अश्वेतों से श्वेतों को क्षमा करने की जो अपील की। मतलब यह कि ऐसा नहीं था कि अब भाई जो गोरे लोग हैं, श्वेत लोग हैं, इनको पकड़ पकड़ के मारा जाएगा। ये जो अश्वेत नेता थे ये अपने ही साथियों से अपील कर रहे हैं कि देखो ऐसा है, जो हुआ उसको भूल जाओ, अब आगे बढ़ो। और आप देखोगे कि यहां पर अब क्या हो रहा है सर, अब जो है श्वेतों के साथ में जो है कोई भी बुरा व्यवहार नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अब जो है इनकी सरकार चली गई है, हाँ बहुत बुरा किया, माना कि श्वेतों ने बहुत बुरा किया, लेकिन इनके साथ अब कुछ गलत नहीं होना चाहिए। अब जो भी इनके पास संपत्ति है उसको छीना नहीं जाएगा, इनके साथ कुछ गलत नहीं किया जाएगा। और आप देखोगे कि अब हमारे संविधान में सबको बराबर अधिकार दिए जाएंगे, और जो भी पिछला इन्होंने किया है उन सबको माफ कर दिया जाएगा। तो ये इन्होंने क्या किया, ये इनके जो नेता थे, अश्वेत नेता जो थे, इन्होंने अपने ही लोगों से अपील की कि भैया शांत हो जाओ, जो हुआ उसको भूल जाओ, अब आगे बढ़ने की जो बारी है। क्लियर हुआ ना? हाँ, और आप देखोगे नेल्सन मंडेला को जो है 1994 में आप देखोगे ना पहला राष्ट्रपति, अश्वेत राष्ट्रपति जो है घोषित कर दिया जाता है। आई होप आपको इतनी सारी जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। यानी कि यहां पे इन्होंने यही बोला कि आपको जो भी आपके साथ कष्ट आप पे ढाए गए हैं, है ना, जो भी आपका अतीत है, उन सबको भूल के जो है आपको क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। सिंपल सी बात है। और आप देखोगे एक तरीके से इन्होंने एक बहुत ही अच्छा संविधान बनाया जो सबको समानता देता था, एक तरीके से, है ना, लोकतांत्रिक मूल्यों पर खड़ा हुआ संविधान था, और एक तरीके से सामाजिक न्याय सबके साथ बराबर तरीके, जैसा हर संविधान में होता है वैसे इन्होंने अपना एक बढ़िया सा संविधान बना के जो है तैयार कर लिया। अच्छा, अब ये यहां पर क्या दिखाता है कि भाई एक देश में जो संविधान जो होता है वो कितना ज्यादा जरूरी है। संविधान के बारे में अगर मैं बात करूं, संविधान होता क्या है सर, संविधान कैसी एक पुस्तक है, तो मैंने आपको बताया संविधान क्या है सर। संविधान एक ऐसी पुस्तक है जो बताती है कि आपको इस पुस्तक के अनुसार ही चलना है। एक ऐसे नियमों की किताब है जो आपको बताती है कि आपको इसी के हिसाब से चलना है। वो एक छाता है, और छाते के नीचे सब कुछ आएगा। वो देश नीचे आएगा, उस देश में रहने वाले जो नागरिक है वो भी उस छाते के नीचे आएंगे, है ना। उस देश में रहने वाले बहुत सारे संस्था है जो काम कर रही हैं, अलग अलग संस्थाएं काम कर रही हैं, वो भी उस छाते के अंडर में आएंगे। वो छाता है क्या, वो छाता हमारा संविधान है। इसको ऐसे लेके देखो कि अगर आप कोई भी गेम खेलते हो, कोई भी खेल खेल रहे हो, आप मान के चलो क्रिकेट खेल रहे हो, अब क्रिकेट में आप बिना किसी नियम कानूनों के खेल रहे हो, बिना किसी नियमों के खेल रहे हो, कि मान के चलो जिसका बैट है, इसका बॉल है, वही अपनी चलाया जा रहा है कि भैया हम छक्का मारेंगे तो 6 के 8 रन लेंगे, हम चौका मारेंगे 4 के 6 रन लेंगे हम, है ना। तो ये सारे जो नियम चल रहे हैं, तो आप देखोगे कि ऐसा गेम हो सकता है, नहीं हो सकता, लड़ाई हो जाएगी भाई, कोई नहीं खेलेगा तुम्हारे साथ में। लेकिन आपको क्या करो, अगर आप खेल को नियमों के हिसाब से खेलोगे तो खेल जो है वो सुचारू रूप से चलता रहेगा। ठीक इसी प्रकार अगर मैं देश के हिसाब से बात करूं, देश के स्तर की बात करूं, तो आप देखोगे कि एक संविधान जो होता है उसको, देश को चलाने में, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में आप देखोगे संविधान का बहुत बड़ा योगदान होता है। इतना समझ लो बस। ये ऐसे नियमों की किताब है जिसके अनुसार देश का हर व्यक्ति, हर सरकार, हर संस्था इसी के हिसाब से चलती है। क्लियर हुआ ना? चलिए अब यहां पर बात करी गई है रंगभेदी नीति के बारे में। रंगभेदी नीति या फिर रंगभेदी सरकार क्या थी सर, क्या थी रंगभेदी सरकार, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें। तो देखो, ये रंगभेदी सरकार से तात्पर्य, जो रंगभेदी सरकार की अगर मैं बात करूं, उससे तात्पर्य यह है कि जो सरकार रंग के आधार पर, आपका जो चमड़ी का रंग है इसके आधार पर जो आपसे भेदभाव किया करती थी, एक तरीके से इसको हमने बोला है रंगभेदी। एक तरीके से एक नस्ली भेदभाव था जो आपके चमड़ी के हिसाब से, जो आपके
जो स्किन का कलर है, काले हो, काले हो, गोरे हो, सांवले हो, इसके हिसाब से जो है आप देखोगे भेदभाव किया करती थी। हमारे देश में क्या था, हमारे देश में जाति के हिसाब से भेदभाव चलता था। इनके यहां पर अगर आप देखोगे तो रंग के हिसाब से जो है नस्ली भेदभाव किया जाता था। क्लियर हुआ ना? चलिए यहां पर फिर दूसरे पैराग्राफ में आप देखोगे यही लिखा हुआ है कि भाई जो जो ये गोरे लोग थे, गोरे यूरोपीय लोग जो थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने दुनिया भर के देशों पर शासन किया। उन्हीं में से एक महाद्वीप था जिसका नाम था अफ्रीका। अफ्रीका में भी इन्होंने यही गंद मचाई, है ना, खुद शासन किया, लोगों को गुलाम बनाया, उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। और आप देखोगे यही जो रंगभेदी सरकार जो है इन्हीं ने ही अपनाई थी, यानी कि यूरोपीय जो लोग थे इन्होंने ही रंगभेदी नीति जो है अपनाई थी। इस रंगभेदी नीति में आप देखोगे कि इसमें क्या हुआ करता था, जो निवासी काले थे, है ना, इनको क्या बोलते थे, इनको अश्वेत बोला जाता था, काले, है ना। और आप देखोगे रंगीन भी थे सर। रंगीन का मतलब क्या होता है? रंगीन की हम बात करें बेटा जो मिश्रित लोग होते हैं, जैसे हम भारतीय लोगों की हम बात करें, है ना, तो बहुत सारे अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में भारतीय लोग भी मिलते थे। अब ये ना काले हैं ना गोरे हैं, ये सांवले होते हैं, डार्क होते हैं। आपने देखा होगा जो सांवले टाइप के जो लोग होते हैं इनको कलर्ड बोलते हैं या फिर इनको रंगीन बोलते हैं। तो ये लोग भी इनमें शामिल थे। इन लोगों को क्या माना जाता था सर? इन लोगों को निम्न मतलब नीचे स्तर का माना जाता था, छोटे लोग हैं, गंदे लोग हैं, है ना। तो आप देखोगे ना आपके चमड़ी के रंग के आधार पर इनसे जो है भेदभाव किया जा रहा है। तो ये थी हमारी रंगभेदी सरकार। तो आप देखोगे ना, ये देखो, ये आपको उसमें सब कुछ मिल जाएगा, इसको यहाँ पे गोरे काले सब मिल जाएंगे आपको, गोरे काले सांवले वगैरह सब आपको जो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब यहां पे होता क्या था सर? अब इनके साथ में जो है हर जगह जो है क्या किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। हर एक जगह पर आप देखोगे अश्वेत जो लोग हैं, यानी कि जो काले लोग हैं, और जो रंगीन लोग हैं, इन दोनों के साथ में श्वेतों ने बहुत गलत किया। क्या क्या गलत किया? आप देखोगे कि जो भी इनके निवास स्थान जो हुआ करते थे वो गोरे के आसपास नहीं होने चाहिए। मतलब जो जहां गोरे रहते हैं वहां के आसपास कहीं अश्वेत नहीं होने चाहिए। ये ऐसा हुआ करता था। जितनी भी पब्लिक प्लेसेस है जहां पर लोग जाते हैं वहां पर गोरों की अलग जगह है, कालों की अलग जगह है। सोचो यहाँ पे वही बोला जा रहा है, अश्वेत और रंगीन लोग गोरों के निवास वाले क्षेत्रों में नहीं रह सकते थे। सोच के देखो, जहां गोरे रह रहे हैं ये लोग, इनको एंट्री ही अलाउड नहीं थी वहां पे एंट्री नहीं थी इनकी। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और आप देखोगे वे इन क्षेत्रों में तभी काम कर सकते थे जब उनके पास गोरे क्षेत्रों में काम करने वाला परमिट हो। सोच के देखो मतलब कितना गलत हो रहा है। मतलब वो उस क्षेत्र में तभी परमिट कर सकते हैं, गोरों के क्षेत्र में, जब उनके पास परमिट हो, और वो भी किसी काम के लिए। तो ये गलत होता था। आप जैसे देखोगे जो भी स्विमिंग पूल होता है, जहां पर तैराकी वगैरह करते हो, स्विमिंग पूल हो गया, है ना, पुस्तकालय हो गया, लाइब्रेरी वगैरह जो हो गया, सिनेमा हॉल हो गया, समुद्र तट हो गया, समुद्र तटों की बात की जा रही है, कॉलेज हो गया, इन सभी जगह आप देखोगे गोरों अश्वेतों के लिए अलग अलग थी। मतलब गोरों के लिए अलग, अश्वेतों के लिए अलग। जहां पर गोरे नहा रहे हैं, जहां पर गोरे लोग सिनेमा में जा रहे हैं, वहां पर अश्वेत नहीं जा सकते। क्लियर हुआ? ये सारी चीजें, ये सारी जो चीजें हैं आप देखोगे, ये सारी जो चीजें आपको देखने को मिलती हैं। आई होप आपको इतनी सारी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हुआ? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब यहां पर एक चीज और है। तो बहुत सारी चीजें हो रही है कि भाई अश्वेत और जो अश्वेत है और श्वेत जो है, अश्वेत और अश्वेत लोग चर्चाओं में जो है प्रवेश भी नहीं कर सकते थे। मतलब जो है यहां पे बोला जा रहा है कि जो भी चर्चाएं वगैरह हुआ करती थी, है ना, तो लोगों की चर्चाएं होती हैं तो भाई उनमें जाने का सबको हक होना चाहिए। तो लेकिन यहां पर नहीं था ऐसा। यहां पर ऐसा नहीं था कि भाई जब गोरों की चर्चाएं हो रही हैं, मतलब श्वेत लोग बैठ के चर्चा वगैरह कर रहे हैं, डिस्कशन वगैरह चल रहा है, तो उसमें जो है अश्वेत लोग जो है एंट्री नहीं ले सकते, अश्वेत लोग एंट्री नहीं ले सकते। तो ये सारी चीजें हैं। अब आप देखोगे गोरे जो लोग थे इनके लिए बहुत सारी जगह जो आरक्षित थी, सीटें वगैरह। आप देखोगे गैर अश्वेतों को वोट देने का भी अधिकार नहीं था। सोच के देखो, मतलब जो यहां पर जो अश्वेत लोग हैं, गैर श्वेत लोग जो है, यानी अश्वेत बोल लो गैर श्वेत बोल लो एक ही बात है, जो काले लोग हैं, है ना, जो काले लोग हैं या फिर आप बोल सकते हो अश्वेत लोग हैं, इनको वोट डालने की भी परमिशन नहीं थी। इनको वोट डालने की भी परमिशन नहीं थी, इनको वोट डालने की भी परमिशन नहीं थी। क्लियर हुआ ना? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही 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 अच्छी बात है। क्लियर हुआ ना? बहुत ही अच्छी बात है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतनी चीजें क्लियर होगी? चलिए ठीक है। तो ये नेल्सन मंडेला जी हैं, आपको आई होप क्लियर हो गया होगा इतनी चीजें। ठीक है, हाँ। अब यहां पे सवाल आता है क्या? अब देखो यहां पर अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा यहां पे सोचने की कोशिश करो आप कि कितना गलत हो रहा था अश्वेतों के साथ, कितना अश्वेतों के साथ गलत हुआ है। सोच के देखो। अब इनको ना ही बाहर अब तुम्हारे साथ अगर एक पल भी ऐसा हो जाए, कैसा फील होगा तुम्हें? सोच के देखो। इनके साथ तो कई सालों से हो रहा था भाई, बहुत सालों से इनके साथ यही हो रहा था कि इनको जो है गोरों की जगहों पर जाने की परमिशन नहीं है। पब्लिक प्लेसेस की अगर हम बात करें, वहां जाने की परमिशन नहीं है। बसों में अगर जाओगे तो बसों में बोला जाता था इनको कि पीछे जाके बैठो, जाओ पीछे जाओ, आगे बैठने की परमिशन नहीं थी। गोरों की बस अलग थी, कालों की अलग थी। और अगर एंट्री भी मिलती थी तो वहां पर आप देखोगे कि इनको ट्रेन वगैरह में भी जमीन वगैरह पे बिठाया जाता था। अब सोच के देखो कितना गलत हो रहा है। इसलिए यहां पर क्या था, इसलिए यहां पर संविधान की बहुत ज्यादा जरूरत थी। अब यहां पर वही टॉपिक है हमारा, क्या हमें संविधान की आवश्यकता है? संविधान की, या फिर आप बोल सकते हो कि हमें, या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हो आप कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। चलिए ठीक है।
अच्छा, आप देखोगे हर एक देश के पास, आप देखोगे चाहे वो लोकतांत्रिक हो चाहे वो लोकतांत्रिक ना हो, हर एक देश के पास जो है संविधान होता है। मतलब जरूरी नहीं है कि भाई संविधान रखने के लिए आपको लोकतांत्रिक होना जरूरी है, ये मैंने पहले भी बताया था आपको, है ना। बिना लोकतांत्रिक देश के भी आप अपना संविधान रख सकते हो, ठीक है सर, अच्छी बात है। अच्छा, पहले ये समझो कि ये संविधान है क्या। तो संविधान एक तरीके से क्या है सर, लिखित कानून है। और इस कानून के अंदर ये जो लिखित कानून है एक तरीके से क्या है, छतरी है, और इसी के अंदर जो है सब आ रहे हैं। समझ में आया, ये तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। और आप देखोगे कि उस देश में जो लिखित संविधान है, तो उस देश के जो लोग हैं उस संविधान के अंडर में ही काम कर रहे हैं एक तरीके से। सर ये क्या है, तो आप देखोगे, सोच के देखो, संविधान ना हो, कोई नियम कानून ना हो, तो सोच के देखो देश में क्या हाल होगा। समझ आओ, एक दिन के लिए आप क्या करो, एक दिन के लिए बोल दो कि भाई संविधान लागू नहीं होगा पूरे देश में, तो सोच के देखो कि देश भर में क्या क्या चीजें हो जाएंगी। हजारों लोग मारे जाएंगे, चोरी डकैती मर्डर, बहुत सारी चीजें जो है आपको देखने को मिलेंगी अगर एक दिन के लिए संविधान हट जाए तो भाई लोगों को बांधने के लिए जो है संविधान बनाया गया है, लोगों को बांधने के लिए जो संविधान बनाया गया है, और यह विश्वास और समन्वय उत्पन्न करता है, एक तरीके से चीजों को बनाए रखता है, एकदम स्टेबल रखता है चीजों को, है ना, एक तरीके से कोऑर्डिनेट करके रखता है विश्वास। क्योंकि देखो आज विश्वास क्या है, जैसे मान के चलो मेरे साथ कुछ गलत होता है तो मुझे विश्वास है कि भाई मेरा संविधान जो है मुझे अधिकार देता है कि मैं कोर्ट कचहरी में जाके जो है अपने लिए लड़ाई लड़ सकता हूं। अगर ऐसा कुछ हो ही नहीं तो मेरे साथ तो कोई भी कुछ गलत कर सकता है, आपके साथ भी कोई भी कुछ भी गलत कर सकता है। तो इसलिए आप देखो कि संविधान की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। क्लियर हुआ ना। अच्छा, संविधान ये भी सुनिश्चित करता है कि सरकार का जो है गठन कैसे किया जाना चाहिए। अब भाई संविधान में ऐसा नहीं है सिर्फ कानून वगैरह लिखे गए हैं कि सरकार बनेगी कैसे, सरकार को बनाने का क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, तो वो भी हमारे संविधान में लिखी हुई है। तो आप देखोगे ना, जो भी चुनाव वगैरह का जो भी चुनावी प्रक्रिया जो होती है, जो भी दल होते हैं चुनाव में लड़ते हैं, तो ये सब किसके हिसाब से हो रहा है सर, ये सब का सब जो है संविधान में ही लिखा हुआ है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। याद रखना, जब सरकार बन जाती है तो उसकी सीमा, जो उसकी शक्तियां होती हैं, सरकार की जो शक्तियां होती हैं उस पर सीमाएं भी कौन लगाता है भाई, तो वो भी संविधान लगाता है। ऐसे तो भैया सरकार जब बन जाएगी तो वो कुछ भी करेगी सर, लेकिन नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि हमारा संविधान जो है वो उस पर लगाम लगाता है। ठीक है सर, अच्छी बात है। और आप देखोगे इन सबसे क्या साबित होता है, इन सबसे यह साबित होता है कि संविधान जो होता है वो एक अच्छे समाज का निर्माण करता है और लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उनको एक तरीके से व्यक्त करता है। आप देखोगे जब हम आजाद नहीं हुए थे तो हमारी भी बहुत सारी आकांक्षाएं थी कि भाई जब हम आजाद होंगे तो हमारे देश में ये सारी चीजें होंगी, समानता होगी, जाति के आधार पर, किसी समुदाय जाति भाषा के आधार पर हमारे साथ कभी भी कोई भी भेदभाव नहीं होगा। तो ऐसे करके हमारी हजारों जो है आकांक्षाएं थी, और एक तरीके से जो हमारा संविधान है वो हमारी आकांक्षाओं को व्यक्त करता है कि जो हमारी आकांक्षाएं थी, जो हमारी इच्छाएं थी, उनको ही तो व्यक्त कर रहा है सर संविधान। समझ में आया, चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर हम बात करें कि हमारे भारत का संविधान का निर्माण कैसा हुआ, अब इसके निर्माण की प्रक्रिया भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे। थोड़ा सा देखो अगर मैं बात करूं भारत के संविधान की प्रक्रिया जो थी वो कठिन थी बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा आसान नहीं थी सर। क्यों आसान नहीं थी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 1947 में जब हम आजाद हुए थे, है ना, उसके बाद आप देखोगे कि प्रॉपर तरीके से क्या हुआ, क्या तरखाट मच गया था भाई, भारत अलग हो गया, भारत में से ही पाकिस्तान निकल गया, बांग्लादेश निकल गया। क्लियर हुआ, तो ये सारी चीजें हुई और एक तरीके से खूनी विभाजन हुआ, हमारे देश में लाखों करोड़ों लोग मारे गए धर्म के आधार पर। तो ये सारी चीजें हुई। आप देखोगे दूसरा पॉइंट जो इसी के बारे में दिखाता है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर आपको दुनिया की शायद सबसे ज्यादा विविधताएं पाई जाती हैं, हर एक धर्म का, हर एक समुदाय का, हर एक भाषा, हर एक पहनावा, खाना पीना, हर एक हिसाब से आपको भारत में आपको भिन्न भिन्न प्रकार के जो है लोग आपको दिख जाएंगे। तो भारत एक तरीके से एक ही आप बोल सकते हो भारी विविधताओं वाला देश है ना। और एक तरीके से यहां पर आप देखें, हम बात करें धर्म के आधार पर भी आप देखोगे कि हमारे यहां पर एक विविधताएं देखने को मिलती हैं, हमारे भारत देश में आपको हर एक समुदाय मिलेगा। लेकिन उस टाइम की अगर हम बात करें तो हमारे भारत देश में दो मुख्य समुदाय हैं, एक तो हिंदू हैं, दूसरे मुस्लिम हैं। तो आप देखोगे कि धार्मिक मतभेदों के चलते आप देखोगे कि एक खूनी संघर्ष हुआ और उसमें आप देखोगे लाखों करोड़ों लोग मरे। और ये जो खूनी संघर्ष हुआ था, ये खूनी लड़ाई जो हुई थी दो धर्मों के बीच में, वो एक तरीके से क्या लेके आती है सर, वो एक तरीके से विभाजन लेके आती है, जिसमें हमारा जो भारत है उससे बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों अलग हो जाते हैं। खैर उसको भी पहले पाकिस्तानी बोलते थे, पश्चिम पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, लेकिन हाँ आज वो बांग्लादेश है। ठीक है सर, अच्छी बात है। और पाकिस्तान जो अलग हो गया। और आप देखोगे कि इन दोनों में आप देखोगे ऐसा बोला जाता है, पैसे कितने लोग मारे गए थे किसी को नहीं पता, लेकिन आपके जो एनसीईआरटी में दे रखा है कि भैया लगभग जो है 10 लाख लोग जो है मारे गए, 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। इस एक्चुअल में जो डेटा होता है उससे ज्यादा ही लोग मारे जाते हैं, जो आंकड़े दे रखे हैं इससे ज्यादा ही लोग मरते हैं। ठीक है सर, अच्छा अब हुआ क्या, अब हुआ ये था हमारे भारत देश की अगर मैं बात करूं तो हमारे भारत देश में बहुत सारी क्या थी सर, बहुत सारी रियासतें थी। यानी कि रियासतें वो होती हैं जहां पर आज भी राजा रजवाड़े जो है राज कर रहे हैं। खैर वो उनका जो कंट्रोल है वो ब्रिटिशर्स के हाथ में है, लेकिन वो फिर भी कहने को राजा बने बैठे हुए हैं। तो हमारे भारत देश में बहुत ज्यादा रियासतें थी, ऐसा बोला जाता है 500 से ज्यादा छोटी छोटी रियासतें थी। जब हमारा भारत बटा था आप देखोगे जब संविधान सभा बनी थी तो 70 से ज्यादा रियासतें थी हमारे भारत देश में। तो ये रियासतों पर कौन था सर, रियासतों पर राजा राज कर रहे थे। अब यहां पर इनके पास दो तीन इनके पास ऑप्शन थे, या तो भारत के साथ आ जाएं,
या तो वो पाकिस्तान के साथ आ जाए या फिर वो अपना स्वतंत्र राज्य बना ले। लेकिन ये इसमें दिक्कत थी, सोच के देखो, अगर कोई कह रहा है कि हमें स्वतंत्र राज्य बनाना है, तो मान के चलो ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है ना, और बीच में किसी एक कोई एक क्या है, बीच में कोई एक रियासत है और उसने बोल दिया हमको एक अपना अलग स्वतंत्र देश बनाना है। तो सोच के देखो भारत का नक्शा कैसा होता। अब सोच के देखो ये वाला जो रियासत है इसने बोल दिया हमको तो पाकिस्तान के साइड जाना है, तो सोच के देखो कि पूरा ये भारत है, बीच में पाकिस्तान ये रहा, एक पाकिस्तान ये रहा, एक पाकिस्तान ये है। तो सोच के देखो ऐसा क्या होता है, ऐसे बहुत ज्यादा समस्याएं हो जाती। तो हमने क्या किया, हमारे जो देश के एक बहुत बड़े नेता थे उस टाइम पर, जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने काम लिया, इन्होंने एक तरीके से बोझ उठाया कि किस तरीके से इन्होंने एक तरीके से क्या लिया, एक होता ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, जिम्मेदारी ली कि मैं क्या करवाऊंगा, मैं भारत के सभी राज्यों का विलय करवाऊंगा जितने भी रियासतें हैं। और तीसरा ऑप्शन था स्वतंत्र रहना। अब हमने क्या फैसला लिया, हमने फैसला लिया कि ये सारी रियासतें जो हैं, जो भारत का हिस्सा हैं, इनका भारत में विलय करवाया जाएगा, चाहे वो प्यार से करवाया जाए, चाहे वो लड़ाई से करवाया जाए, लेकिन विलय करवाया जाएगा। क्लियर हुआ ना। और ये काम पूरा किसने किया, तो इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम संविधान की मार्ग की बात कर लेते हैं। उसके लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। किसमें सर, हिस्ट्री में थोड़ा सा हमें अपनी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। संविधान के निर्माण की हम बात करें तो बेटा ये इतना आसान नहीं था, और संविधान के बारे में हम बात करें तो ऐसा नहीं था कि हमने आजाद होने के बाद सोचना शुरू किया कि भाई हमारे देश में संविधान होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं, हमने बाद में सोचना शुरू नहीं किया, हमने बहुत पहले सोचना शुरू कर दिया था। तो आप देखोगे सबसे पहले है ना, जो पहला मसौदा तैयार किया गया था वो किया गया था 1928 में। संविधान का पहला मसौदा 1928 में तैयार किया गया था। किसके द्वारा भाई, तो मोतीलाल नेहरू जी है, ये भैया हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे। इन्होंने पहला मसौदा तैयार किया कि भैया ऐसा ऐसा संविधान होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों ने हमको चैलेंज कर दिया था भाई कि भारतीय जो लोग हैं वो अपना संविधान बना ही नहीं सकते, है ना। आप देखोगे चैलेंज कर दिया था। तो आप देखोगे यहां पर पहले मोतीलाल नेहरू ने जो है अपना मसौदा पूरा तैयार किया, नेहरू रिपोर्ट वगैरह दी भाई। लेकिन फिर बाद में आप देखोगे 1931 में क्या हुआ, 1931 में आप देखोगे 1931 की मैं बात करूं, 1931 की मैं बात करूं तो आप देखोगे जो कांग्रेस पार्टी थी इसकी एक मीटिंग हुई, जिसको हम अधिवेशन बोलते हैं, अधिवेशन हुआ जिसको हम बोलते हैं कराची अधिवेशन। ये उस टाइम पर भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज जो है कराची पाकिस्तान का हिस्सा है। यहां पर क्या हुआ, यहां पर भी इन्होंने प्रस्ताव पारित किया कि भैया हम जो है जब संविधान बनाएंगे तो उसमें क्या क्या चीजें रहने वाली हैं। तो इन्होंने बहुत सारी चीजें रखी, जैसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जितने भी हमारे 18 या 18 साल के ऊपर के जो भी वयस्क लोग हैं इनको जो है एक तरीके से राजनीतिक अधिकार दिए जाएंगे, वोटिंग अधिकार दिए जाएंगे, मत डालने का अधिकार दिया जाएगा, सामाजिक न्याय दिया जाएगा, हर किसी के पास स्वतंत्रता होगी, स्वाधीनता होगी। तो ये सब तैयार किया। आप देखोगे प्रांतीय जो विधानमंडल जो है उसमें भागीदारी ने भारतीयों को अपना संविधान बनाने में मदद की। तो आप देखोगे एक तरह से, आप देखोगे ना, अंग्रेजों की अगर हम बात करें तो अंग्रेजों ने जिस तरीके की व्यवस्था लागू की थी उससे भी हमने बहुत ज्यादा क्या लिया है, उससे भी हमने बहुत ज्यादा एक तरीके से हम प्रेरित हुए हैं। मतलब जो व्यवस्था, जिस तरह की राजनीतिक व्यवस्था अंग्रेजों ने हमको दी है, उस व्यवस्था से भी हम ज्यादा बहुत ज्यादा प्रेरित। तो आप देखोगे ना, ये जो प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव जो हुए थे उसमें भारतीयों ने भी भाग लिया था। उसके बाद हमें भी प्रेरणा मिली कि हम भी एक तरीके से जब आजाद हो जाएंगे ना तो हम भी कुछ इस तरीके की व्यवस्था रखेंगे। उसके बाद आप देखोगे हम बात करें, हमने अलग अलग जो क्रांतियां हुई, जैसे हम बात करें रूसी क्रांति, हम बात करें फ्रांसीसी क्रांति, है ना, जैसे हम बात करें, हमने अलग अलग देशों के संविधान में कुछ ना कुछ उठाया है भाई। ऐसा नहीं है कि हमारा संविधान जो है ओरिजिनल है, हमने हर एक देश से कुछ ना कुछ जो है उठाया है। जैसे हम अमेरिका की बात करें तो भैया जो हम हमारे जो मौलिक अधिकार हैं इसकी हम बात कर लेते हैं, है ना। जैसे हम जो ये लाते थे, हम जो हमारा जो देश एक तरीके से समाजवादी है, समाजवादी कुछ समाजवादी अंश दिखाई देते हैं, तो ये हमने कहीं ना कहीं रशिया से उठाया है भाई। तो ये सारी जो चीजें हैं आपको देखने को मिलती हैं। जैसे हम बात करें स्वतंत्रता की, समानता की, है ना, तो ये हमने फ्रांसीसी क्रांति से उठाया है, तो फ्रांस से हमने उठा लिया है। तो हाँ, आप देखोगे डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी की हम बात करें तो ये हमने आयरलैंड से उठा लिया। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं हमने हर एक देश से उठाई हैं। किसी ना किसी देश ने हमें कुछ ना कुछ दिया है संविधान के रूप में और उसको हमने अपने हिसाब से अप्लाई किया है। सिंपल सी बात है। क्लियर हुआ ना। हाँ चलिए, इतनी चीज क्लियर हुई तो आप देखोगे ना ब्रिटिश संसदीय प्रणाली। अच्छा, जो संसदीय व्यवस्था आपको देखने को मिलती है वो कहां से उठाई है हमने, जो संसदीय व्यवस्था आपको देखने को मिलती है वो हमने ब्रिटेन से उठाई है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे हमने इन सारी चीजों से, अमेरिका से हमने जो भी हमारे अधिकार विधेयक, जो भी आपके मौलिक वगैरह अधिकार है, जो भी अधिकार है ना, राइट्स की अगर हम बात करें, इसकी अगर हम बात करें, चार्टर्ड राइट्स जो होते हैं हमारे, जो अधिकार हमको मिलते हैं, मौलिक अधिकार जो मिलते हैं, अगर आप देखोगे हमारे संविधान में, है ना, भाग 3 में अगर आप जाओगे, अनुच्छेद 12 से शायद 35 तक, है ना, जो भी हमारे मौलिक अधिकार दे रखे हैं, तो उसमें आप देखोगे कि हमें पूरे हमारे एक भारत के नागरिक को उसके पास क्या क्या अधिकार होने चाहिए, जो कि एक मौलिक अधिकार जो जब वो पैदा होता है उसके साथ आते हैं, वो अधिकार जो है वो देने चाहिए। तो हमने कुछ ना कुछ, आपको देखोगे हमने किसी ना किसी देश से, किसी न किसी क्रांति से कुछ ना कुछ उठाया हमने। क्लियर हुआ ना। फिर आप देखोगे कि 1937 की हम बात करें तो 1937 में जो प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए थे, मंत्रिपरिषद की हम बात करें, जब चुनाव हुए थे, आप देखोगे ना 1935 में क्या हुआ था, 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू हुआ था। उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे संविधान में आज भी हैं।
उसके बाद आप देखोगे 1937 में चुनाव हुए और उन चुनाव के बाद आप देखोगे हम भारतीय जो लोग हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितनी भी उपयोगी चीजें हैं जो अंग्रेजों ने हमें दी हैं उन सबका छोटा छोटा कुछ अंश जो है हमने उठा के अपने संविधान में डाला है। समझ रहे हो? तो आप देखोगे ना ऊपर से लेकर नीचे तक हिस्ट्री पूरी पढ़ोगे तो आप देखोगे कि संविधान का जो इतिहास रहा है बहुत लंबा रहा है भाई, बहुत लंबा इतिहास रहा है। समझो थोड़ा सा, क्लियर हुआ ना? तो आप देखो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। 1937 में क्या हुआ था? देखो 1937 में प्रांतीय विधानसभा, अलग अलग जो प्रांत थे ब्रिटिश के, वहां पर चुनाव हुए थे और उन चुनाव में हमारे जो भारतीय लोग हैं वो खड़े हुए थे, है ना? और आप देखोगे चुनाव हुए और इस चुनाव के बाद क्या हुआ कि एक तरीके से जो भारतीय लोग हैं वो उन्होंने कुछ सीखा इस चुनाव से कि हम कुछ ऐसी ही व्यवस्था जो है, जब हम आजाद हो जाएंगे कुछ ऐसी ही व्यवस्था लागू करेंगे। तो आप देखोगे ना 1935 में जो एक्ट पास हुआ था, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, है ना? तो इस एक्ट की हम बात करें तो इसमें बहुत सारी जो चीजें हैं, बहुत सारी जो व्यवस्थाएं हैं हमारी जो सरकार को चलाया जा रहा है, उन जो हमने संविधान में रखी हुई हैं वो हमने इसी से उठाई हैं। तो अंग्रेजों ने भी बहुत कुछ दिया है हमें, लिया है तो दिया भी बहुत कुछ है ना? तो ये सारी चीजें हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे हम बात करें तो अब हम संविधान सभा की बात कर लेते हैं। संविधान सभा, अच्छा संविधान सभा की हम बात करें तो आप देखोगे इसका गठन कब किया गया था? 1986 में। अच्छा अब सर संविधान सभा होती क्या है? संविधान सभा का मतलब क्या होता है? तो संविधान सभा एक ऐसी सभा है जिसने हमारे संविधान को बनाया है। क्लियर हुआ? चलिए अच्छा इसके हम टोटल मेंबर्स की बात करें तो आप देखोगे स्टार्टिंग में जब पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था तो 389 थे, 389 लोग थे जब पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। जब पाकिस्तान अलग हो गया था तो इसमें कितने बचे थे? 299 लोग, 299 लोग बचे थे। इसमें आप देखोगे बहुत सारे जो रियासतें हैं वो थी, बहुत सारे प्रांत थे, बहुत सारे जो ब्रिटिश कमिश्नर स्टेट जो हैं वो थे, तो बहुत सारे इसमें आते थे। मेनली आप देखोगे ज्यादातर इसमें क्या थे? ज्यादातर आप देखोगे इसमें बहुत सारे जो आप बोल सकते हो बहुत सारे जो ब्रिटिश प्रांत जो हैं वो प्लस बहुत सारे जो रियासतें जो हैं, प्रिंसली स्टेट जो हैं वो इंक्लूडेड थे इसमें। समझ में आया ना? तो आप देखोगे जब पाकिस्तान अलग हो गया तो कितने बचे? 299। अब 299 क्या है सर? 299 जो है संविधान सभा में लोग हैं, 299 लोग हैं। क्लियर हुआ ना? पाकिस्तान के निकलने के बाद। ठीक है सर, इतनी अच्छी बात है। अब आप देखोगे इन्होंने 26 नवंबर 1949 को हमारा पूरा संविधान जो है वो अपना लिया एक तरीके से। उसको लागू कब किया था? तो उसको लागू किया था 26 जनवरी 1950 में। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर हुआ ना? चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बात करें। अच्छा पहली बैठक कब हुई थी? ये भी पता होना चाहिए। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी दिसंबर 1946 में। जुलाई में बनाया गया था, दिसंबर में बैठक थी। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा अगर मैं बात करूं संविधान की दर्शन की, अब देखो संविधान एक ऐसा नहीं है मात्र, अब ये समझने की गलती मत, ये गलती मत करना कि संविधान मात्र एक जो है एक ऐसी किताब है इसमें कानून लिखे हुए हैं। संविधान में पूरे के पूरा एक दर्शन है। संविधान दर्शन का मतलब क्या होता है? एक विचारधारा जो आपको सामने जो कुछ ज्ञान देता है, कुछ सिखाता है। तो आप अगर पूरे संविधान को हमारे देखोगे तो एक दर्शन ही तो है। ना सिर्फ संविधान में नियम कानून लिखे हुए हैं, जो वो नियम कानून लिखे गए हैं उसका आधार क्या है सर? उसका आधार क्या? आप सोच के देखो, हमने 200 सालों की गुलामी करी और उस 200 सालों में आप देखोगे कि हम पर क्या क्या अत्याचार हुए। हमारे भारत के जो लोग थे, हमारे भारत के जो नेता हैं, हमारे भारत में बहुत सारे जो दार्शनिक थे, हमारे भारत के जो बहुत बड़े बड़े नेता थे, बहुत बड़े बड़े दार्शनिक, जैसे कि हम गांधी जी की बात करें, है ना, विवेकानंद जी की बात करें, हम भगत सिंह की बात करें, तो इनकी अलग अलग क्या थी? इनकी अलग अलग कुछ आकांक्षाएं थी और कहीं ना कहीं हमारा जो संविधान है वो इनकी एक तरीके से या इनका रिफ्लेक्शन है। कहीं ना कहीं इनकी आकांक्षा, हमारे जो भी हमारे लोग हैं या फिर जो भी महान लोग थे उनकी आकांक्षाओं पर हमारा जो संविधान है वो खरा उतरता है। क्लियर हुआ? तो मात्र एक ऐसा नहीं है, मात्र एक ऐसी किताब नहीं है इसमें कानून लिखे हुए हैं। ये संविधान जो है पूरा का पूरा एक दर्शन है। और यहां पर आप देखना दूसरी चीज होती है संविधान का प्रस्तावना। अब संविधान का प्रस्तावना जो है वो अपने आप में क्या है? संविधान की आत्मा है भाई। आप देखोगे जो हमारा प्रियम्बल है वो क्या है सर? वो प्रियम्बल जो जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में प्रस्तावना बोलते हैं। जैसे आप कोई किताब पढ़ते हो तो किताब का जो इंट्रोडक्शन जो होता है, परिचय जो होता है, वो एक तरीके से स्टार्टिंग में होता है कि क्या क्या पूरी किताब में दे रखा है। तो ऐसे अगर मैं संविधान के परिचय की बात करूं, जो परिचयात्मक आप बोल सकते हो, जो एक तरीके से परिचय दे रखा है संविधान का, है ना, तो परिचय जो दे रखा है वो एक तरीके से प्रस्तावना में दे रखा है ना। प्रस्तावना की हम बात करें एक तरीके से क्या पूरा संविधान का परिचय है, पूरे संविधान का परिचय है, पूरे संविधान का वर्णन किया गया है कि पूरे संविधान में लिखा क्या गया है। ये मोटा मोटा ये सारी चीजें लिखी गई हैं। क्लियर हुआ ना? तो आप देखोगे प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना एक तरीके से परिचयात्मक कथन है, एक तरीके से संविधान का परिचय है जो संविधान के बारे में बताता है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। और एक तरीके से क्या है? एक तरीके से हमें दर्शन देता है कि हमारा संविधान बना क्यों है, संविधान के जो भी मूल्य है, मार्गदर्शन जो है वो सब दिखाता है। क्लियर हुआ? हाँ है ना? फटाफट बताओ, इतनी चीजें क्लियर हुई है ना? और आप देखोगे ये जो संविधान की जो भी मूल्य हैं, जो भी दर्शन है, वो किसके रूप में लिखे हुए हैं? वो अलग अलग अनुच्छेदों में, अलग अलग आर्टिकल्स वगैरह में लिखे हुए हैं। क्लियर हुआ ना? अच्छा आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, अगर आता हो तो बताना कि संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद हैं, आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है? क्लियर हुआ? चलिए अच्छा वो आप देखोगे अब ये क्या है सर? ये आपको पूरा दे रखा है, आपकी किताब में दे रखा है। ये है आपका प्रस्तावना पत्र। ये क्या है सर? ये आपका प्रस्तावना पत्र है सर। ये क्या है सर? ये आपका जो है प्रस्तावना पत्र। क्या है सर? प्रस्तावना पत्र। अच्छा अब यहां पर इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है? ये भारत का जो प्रस्तावना है, जो भारत के संविधान की एक आत्मा बोला जाता है, यानी कि पूरे भारत का संविधान जो है उसका एक वर्णन कर रहा है एक पूरा पेज। क्या लिखा हुआ है? ध्यान से देखो फटाफट से। और हाँ, ये किसी अनुच्छेद का हिस्सा नहीं है या किसी भाग, अनुच्छेद, शेड्यूल किसी का हिस्सा नहीं है। ये अलग से ही आप बोल सकते हो पूरे संविधान के बारे में बता रहा है। इसकी स्टार्टिंग ही कैसे होती है? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग।
अब ये हम भारत के लोग का मतलब क्या है कि भैया जो संविधान है वो किसी राजा की, किसी रानी की, है ना, किसी भारी शक्ति की देन नहीं है। यानी कि भारत के जो लोग हैं, इन्होंने भारत को बनाया है, इन्होंने भारत की सरकार को बनाया है। आप देखो ना, हमारा हमारा जो देश है वो किसी राजा के नाम से नहीं जाना जाता, वो भारत के लोगों के नाम से जाना जाता है। वो ये स्टेटमेंट बताता है। क्लियर हुआ ना? फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या आप देखोगे, प्रभुत्व संपन्न। अच्छा, प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है कि भारत में, है ना, लोगों को अपने से जुड़े हुए हर मामले में फैसले लेने का हक है और किसी भी भारी शक्ति का हम पे दबाव नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम जो फैसले लेते हैं किसी भारी शक्ति का दबाव होता है। हम सोवरेन है, हम एक तरीके से प्रभुत्व देश है। समाजवादी की अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि हमारे देश में कुछ समाजवाद के गुण भी मिलते हैं जो हमने रशिया से उठाए हैं। कुछ समाजवाद के गुण भी दिखाई देते हैं कि भाई ये सरकार जो है सिर्फ लोग, आप देखोगे ना, अपने प्रॉफिट के लिए काम नहीं करेगी, अपने मुनाफे के लिए काम नहीं करेगी। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आप देखोगे, जिसमें सरकार जो होती है वो लोगों की मदद करती है। सरकार जमीन, उद्योग धंधों और हकदारी जुड़े हुए कानून फायदे इस तरह से बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो। तो आप देखोगे ना, हमारे भारत देश में बहुत ज्यादा क्या थी, बहुत ज्यादा असमानताएं थी। हमारा भारत देश बहुत गरीब था, तो ये समाजवादी विचारधारा होनी बहुत जरूरी थी, जिसमें जो अमीरी गरीबी का डिफरेंस है कम हो। तभी आप देखते हो ना, हमारे भारत देश में रेलवे, बहुत सारी चीजें, बिजली की हम बात करें, रेलवे की हम बात करें, तो सरकारी सरकारी पैसों में आप देखो ना, सरकार जो है कंट्रोल करती है ताकि हर कोई जो है उसको अफोर्ड कर सके। हर कोई हवाई जहाज में नहीं बैठ सकता भैया, है ना, तो सरकार ने क्या बोला, चलो ट्रेन चला देते हैं भाई, सरकारी बसें चला देते हैं। तो ये तरीके से क्या दिखा जाए कि हमारा भारत देश जो है वो एक तरीके से मिश्रित अर्थव्यवस्था है, समाजवाद भी है और एक तरीके से पूंजीवाद भी है ना। अच्छा, पंथ निरपेक्ष की हम बात करें, इसका मतलब क्या है कि किसी भी नागरिक को किसी भी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, है ना, पहली बात तो डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा और उनको किसी भी धर्म को चुनने की आजादी है, किसी भी धर्म को, है ना, किसी भी धर्म को चुनने की पूरी तरह से जो स्वतंत्रता है। लेकिन कोई धर्म आधिकारिक धर्म नहीं होगा। याद रखना, हमारे भारत देश में इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, पंथ निरपेक्ष, यानी कि आप देखोगे एक तरीके से धर्म निरपेक्ष हमारा भारत। हमारे भारत देश का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है। बहुत देशों का होता है, पाकिस्तान का इस्लाम है, बहुत सारे क्रिश्चियन देशों का क्रिश्चियन है, लेकिन हमारा भारत देश एक सेक्युलर है, यानी कि हमारा पूरा जो स्टेट है वो एक तरीके से धर्म निरपेक्ष है। किसी भी धर्म को जो है यहां पर एक तरीके से संविधान में नहीं डाला गया। हर एक धर्म को अपनाने की आजादी है। तुम अपनी मान्यताओं को मानो, जो तुम्हें धर्म मानना है वो मान सकते हो। क्लियर हुआ ना? एक लोकतांत्रिक गणराज्य, इसका मतलब क्या है? उसका मतलब सिंपल सा ये है कि हमारा भारत देश का जो मुखिया है वो क्या है, वो चुना हुआ है। तो आप देखोगे हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं, हेड ऑफ द स्टेट है, वो उनको भी चुना जाता है प्रत्यक्ष रूप से। जो सरकार का हेड है, सरकार का मुखिया जो है प्रधानमंत्री, उसको भी चुना जाता है। क्लियर हुआ? ये सारी चीजें हैं, है ना। लोकतांत्रिक मैंने बता दिया भाई, हमारे भारत देश में चुनाव होते हैं, एक तरीके से सबको राजनीतिक अधिकार दिए गए हैं कि सभी जो 18 प्लस के जो लोग हैं उनको वोट डालने का अधिकार है। तो ये पूरा पढ़ो, हर एक चीज की आपको जो है क्या मिलेगी, हर एक चीज की आपको जो है क्या मिलेगी, एक जो है यहां पर एक तरीके से डेफिनेशन मिल रही है, हर चीज की परिभाषा मिली है। स्वतंत्रता के मतलब की बात की गई है कि स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि नागरिकों के पास स्वतंत्र रूप से अपने अधिकारों को, विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। मतलब एक तरीके से अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है ना, अपने एक तरीके से होता है ना जो अभिव्यक्ति की आजादी जो होती है। ये सारी जो चीजें हैं ना वो आपको मौलिक अधिकारों में दे रखी है कि हमारे भारत देश में, है ना, नागरिक कैसे सोचें, किस तरह से अपने विचारों को व्यक्त करें और किस तरह से जो है अमल करें। तो ये सब पर जो है उनको स्वतंत्रता है। आपने कोई भी विचार जो रख सकते हो, आपको जो सही लग रहा है, गलत लग रहा है, वो आप रख सकते हो। अच्छा, बंधुता की हम बात करें, बंधुता का मतलब क्या होता है सर? बंधुता का मतलब होता है यहाँ पे एक तरीके से हम सबको जो है भाईचारे के साथ रहना है, मिलकर रहना है, उसको हम बोलते हैं बंधुता। अच्छा, न्याय की बात करें तो आप देखोगे नागरिकों के साथ उनके जाति, धर्म और लिंग के आधार पर उनसे भेदभाव नहीं किया जाएगा, उन सबको बराबर न्याय जो है दिया जाएगा। तो ये सारी जो चीजें आपको जो है देखने को मिल जाती हैं। अच्छा, आप देखोगे समता, समता का मतलब क्या होता है इसमें? समता का मतलब है समानता, कि हमारे भारत देश में सभी के साथ जो है किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जाएगा, सभी लोग जो है वो समान है। सामाजिक असमानताओं को जो है समाप्त होना होगा, ये सिंपल सा यहां पे बोला गया है। किसी को भी आप देखोगे किसी भी जाति, धर्म, लिंग, उसके आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। बंधुता का मतलब यह है कि हमको जो है एक तरीके से परिवार के साथ रहना है, भाईचारे के साथ रहना है, एक तरीके से राष्ट्रवाद होना चाहिए हमारे अंदर। हम सब एक हैं, ये भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। सिंपल सी बात है। तो ये था भैया हमारा, ये था हमारा पूरा जो है संविधान का पूरा दर्शन, है ना। ये जो दर्शन है कहीं ना कहीं बहुत लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है, हमारी सबकी, है ना, हमारी बड़े बड़े नेताओं की, गांधी जी की। अब गांधी ने जो बात बोली है कि भैया हम सबको मिलकर रहना है ना, जो भी हमारे भारत देश में जो भी असमानता है उनको खत्म किया जाए, नष्ट किया जाए, तो ये सब गांधी ने भी तो बोला था। तो गांधी जी की जो फिलॉसफी है उसको भी ऐड किया गया है। बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग हैं, दार्शनिक हैं, उनके जो दर्शन है उनको भी शामिल किया गया है और ये तरीके से आपको कानूनों के रूप में दिखते हैं। सिंपल सी बात है। क्लियर हुआ ना? तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है ये समाप्त हुआ। ये सारी जो चीजें ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ोगे, सारी जो डेफिनेशन है इसमें दे रखी है और यही जो है एक तरीके से क्या है, यही एक तरीके से संविधान का वर्णन कर रहा है सर, संविधान को समझा रहा है ना। संविधान की एक तरीके से इंट्रोडक्शन है संविधान का। और समझ में आया? क्लियर हो? चलिए, तो ये मैंने आपको ये वाला पूरा जो है एक तरीके से कि हमारे संविधान की अगर हम बात करें कि मूल्यों और दर्शन के अलावा आप देखोगे हमारे संविधान में कुछ आप देखोगे संस्थागत व्यवस्थाएं भी हैं। अब तो वो संस्थागत व्यवस्थाओं की हम बात करें क्या होती हैं सर, आप देखोगे कि ये जो नियम कानून बनाए गए हैं ये कुछ भी नहीं है जब तक संस्थाएं नहीं होंगी।
मतलब ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को ठीक से चलाने के लिए, इनको लागू करने के लिए आप देखोगे हमें संस्थाओं की जरूरत पड़ती है, हमें संस्थाओं की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर वही लिखा हुआ है, क्या विशेषताएं होती हैं। हमारा संविधान जो एक बहुत बड़ा है और विस्तृत दस्तावेज है, इसलिए इसे अद्यतन रखने के लिए इसमें नियमित रूप से संशोधन के लिए संशोधन किए जाने आवश्यक है। अब होता क्या है, देखो अब होता क्या है, जैसे तुम कोई ऐप डाउनलोड करते हो, ऐप डाउनलोड जब तुम करते हो तो उसमें टाइम टाइम पर तुम्हें अपडेट करना पड़ता है ना। तो हमारा संविधान जो है बहुत बड़ा है और समय के साथ साथ कुछ चीजें चेंज करनी पड़ती हैं। तो आप देखोगे इसमें हम चेंज करने की भी गुंजाइश है, चेंज कर सकते हैं संविधान को, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदलना चाहिए। चेंज कर सकते हैं, कुछ आवश्यकताएं होती हैं उसको हम बदल सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। आप देखोगे बहुत सारे संशोधन किए भी गए हैं, समाज की प्रवृत्ति के अनुसार जो परिवर्तन किए जाने चाहिए। अब जैसे जैसे समाज आपको बदलता रहता है वैसे वैसे संविधान भी बदलता रहता है। जैसे आपका ऐप जो है जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो ऐप में कुछ अपडेट आते रहते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, उसमें भी तो अपडेट आते हैं ना, चेंज हो जाता है वो अपडेट के बाद रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो वैसे ही हमारा संविधान जो है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज हो जाता है। संविधान सरकार की शक्तियों और कार्यों के बारे में बताता है। और आप देखोगे ये कार्य करता कौन है सर, अलग अलग जो संस्थाएं होती हैं। जैसे आप देखोगे हमारे देश में आपको इलेक्शन कमीशन मिलता है, चुनाव आयोग मिलता है आपको, हमारे देश में आपको न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, ये सब मिलती हैं आपको, हमारे देश में आपको संसद मिलती है। तो ये सब क्या सर, ये सब संस्थाएं हैं कहीं ना कहीं जो संविधान के काम को आगे बढ़ा रही हैं, कहीं ना कहीं जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को लागू करने में मदद कर रहे हैं। इनके बिना आप देखोगे ये जो जितनी भी व्यवस्थाएं हैं हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं जो है ना, ये लागू नहीं हो पाएंगी। समझ में आया ना, क्लियर हुआ, इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हुई। और इसमें आपको सबके अधिकारों के बारे में, कर्तव्यों के बारे में, अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में सभी चीज जो है, सभी प्रावधान जो है आपको इसमें दे रखे हैं। क्लियर हुआ ना। आई होप आपको इतनी सारी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो हुआ समाप्त। आई होप आपको सारी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। संविधान था भाई, और इसी संविधान के हिसाब से हमारा पूरा देश भी चल रहा है, ठीक है ना। तो एंड करते हैं इस क्लास को और मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।